कैसे हो आप लोग? आए हो बच्चे हो गए? सो चलो आज हम PSIR करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये मेंस 2026 की मोस्ट प्रिडिक्टेबल थीम्स पे हैं। मैं आपको अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ, आपको आई विल सेंड यू 60 to 65 क्वेश्चंस और ये मेरी गारंटी है आपको पेपर 2 में कम से कम नहीं तो 6 सवाल ज़रूर दिखेंगे। ठीक है, 19 सवाल आएंगे, 19 में से 6 वो होंगे जो मैं आपको दे के जाऊँगा। और पेपर 1 में एटलीस्ट मैं मिनिमम क्लेम कर रहा हूँ 8। ठीक, ये दिखेंगे ही दिखेंगे आपको, क्योंकि हम कराई वो रहे हैं जो न्यूज़ में है। और इतना तो एक्सपीरियंस है इंटरव्यू देने के बाद, मेंस देने के बाद, PSIR ऑप्शनल से कि क्या आएगा। ठीक, देखो तो ये क्वेश्चन जो है ये है कि द पोस्ट वॉर मिडिल ईस्ट इज विटनेसिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम रिजिड ब्लॉक अलाइनमेंट टू फ्लेक्सिबल इशू बेस्ड कोलिशंस मार्किंग द कंसोलिडेशन ऑफ पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एक बात याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन घूमेगा इसी तरीके से। पूछेगा व्हाट आर दी चेंजेस इन मिडिल ईस्ट पोस्ट वॉर, एक सवाल ये निकलेगा यहाँ से। दूसरा, हाउ इंडिया इज ट्रांजिशनिंग इन मिडिल ईस्ट, ये सवाल निकलेगा। तीसरा निकलेगा पोस्ट अमेरिकन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। सो ये एक सवाल है जिससे 3 टाइप के सब क्वेश्चन बन सकते हैं। सो आपका पहला काम क्या है, आपको बताना है दैट द ईरान इजराइल वॉर of 2025 has acted as a structural accelerant rather than the cause of a transformation. The Middle East is moving away from US-centric security order to a multipolar and issue-based architecture. इस लाइन का मतलब समझना कि पहले जो मिडिल ईस्ट था उसमें US वो सिटिंग एज दी सेंटर। क्यों? US सऊदी को भी मैनेज करता था, US बहराइन में अपना 7th फ्लीट रखा हुआ था, US इधर इसराइल के साथ में पार्टनरशिप कर रहा था। द US वॉज द फेकल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट था यूएस मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स का। बट नाउ ईरान ने इतना डैमेज कर दिया है उसको, नाउ द नेशंस आर लुकिंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। वाई? बिकॉज उन्हें पता है कि अगर यूएस पे रहे सो हमको एक रिजिडिटी आ जाएगी। भाई ईरान सारी मिडिल ईस्ट की नेशंस को यूएस एलाई समझ के बम मारे जा रहा है। सो नाउ द न्यू करेंसी ऑफ सर्वाइवल इन वेस्ट एशिया हैज बीन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रीजनल ऑर्डर। क्यों? सबसे बड़ा कारण, पोस्ट 1991 यूनिपोलर मूवमेंट के बाद में क्या हुआ, यूएस बिकम अ सिक्योरिटी गारंटर। बट पोस्ट द अरामको अटैक्स, शिफ्ट टू इंडो पैसिफिक, वॉर फटीक, डोमेस्टिक रिलेक्टेंस, राइज ऑफ चाइना एंड रशिया की वजह से क्या हुआ कि यूएस के ऊपर जो ट्रस्ट है वो नेशंस का वीक हो गया है। यूएस ने पार्टीज पिक करी हैं, यूएस ने सऊदी को पिक किया, यूएस ने इसराइल को परमानेंट एज अ पार्टनर ही पिक कर रखा है। गल्फ स्टेट वांट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। क्यों? बिकॉज सम ऑफ देम वांट टू कोऑपरेट विद ईरान। उन्हें वॉर नहीं चाहिए। भाई यूएई है, यूएई ने अब तो ओपेक भी छोड़ दिया। भाई ओपेक यूएई ने क्यों छोड़ा? बिकॉज यूएई का सिंपल सीधा आर्गूमेंट है कि भाई मैं पेट्रोल उतना बेचूंगा जितनी मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मैं कटिंग क्यों करूं? व्हाई विल आई कट? इफ आई हैव मोर प्रोडक्शन आई विल सेल इट। मैं भले ही प्राइस कम में बेचूं, इफ आई इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर अब मैंने पहले भाई एक बैरल मुझे अगर 40 रुपये का बेचना पड़ रहा था और मैं सिर्फ 100 बैरल की कैपेसिटी रखता था कि भाई मैं 100 ही बेच सकता हूँ, क्योंकि ओपेक की तो रूल यूनिफॉर्म प्राइस यूनिफॉर्म प्रोडक्शन। बट यूएई कह रहा है कि मैं $35 में बेचूंगा पर बैरल, लेकिन मैं 125 बैरल बेचूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यूएई तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, तो जो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा वो ज़्यादा बेच सकता है। सिंपल सीधी बात है। ठीक, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि नाउ they are shifting to issue based coalition, shift from ideological blocks to functional multilateral partnership based on concrete interest. Now they are not choosing between partners. भाई अब्राहम अकॉर्ड साइन हो रहे हैं, I2U2, IMAC, इंडिया फ्रांस यूएई ट्राइलेटरल, ब्रिक्स, ओपेक प्लस, टर्की कतर एंड सऊदी चाइना पार्टनरशिप। ये क्या बता रहा है कि नाउ देयर इज इमरजेंस ऑफ कोलिशन ग्रुप्स। उससे पहले क्या था? गल्फ कॉपरेशन काउंसिल एक बड़ा था, उसके बाद में एक अरब लीग था। दीज आर मेजर थिंग्स। बट नाउ अब तो वो कह रहे हैं भाई हम तो इशू बेस्ड कोलिशन करेंगे, इब्राहिम अकॉर्ड साइन करेंगे, हम I2U2 में चले जाएंगे, हम इशू बेस्ड करेंगे। अगर इब्राहिम अकॉर्ड से इसराइल के रिलेशन नॉर्मलाइज हो रहे हैं नेशन के साथ में, सऊदी के साथ में या जॉर्डन के साथ में, तो वो क्यों ना नॉर्मलाइज करें? अब इसको हम थियरी से समझेंगे। थियरी क्या है भाई? सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, जोसेफ नाइका एंड रॉबर्ट केवन का। आप कोई भी अगर आर्गुमेंट दे रहे हो जिसमें आप रिलेशन नॉर्मलाइज करवाना चाह रहे हो,
कल को अगर मुझे इंडिया चाइना का रिलेशन नॉर्मलाइज कराना है तो मैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थियरी लिखूंगा. सो नाउ द नेशंस आर अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस. स्टेट्स आर ऑल्सो बैलेंसिंग द थ्रेट. स्टीफन वॉल्ट कैसे बैलेंस कर रहे हैं थ्रेट को? नाउ दे आर अलाइनिंग परसीव्ड थ्रेट, नॉट आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजिकल थ्रेट से वो आगे बढ़ चुके हैं. गल्फ स्टेट विद इजराइल वर्सेस ईरान, येट एंगेज टेहरान डिप्लोमेटिकली. साइड चूज कर रहे हैं बट वो ईरान के साथ भी डिप्लोमेटिकली बैकडोर डिप्लोमेसी करने में जा रहे हैं. यहाँ पे एक और थ्योरी आएगी, रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, बेरी बुरजान. वेस्ट एशिया फॉर्म्स एन इवॉल्विंग आरएससी वेयर रीजनल एक्टर्स शेप आउटकम. इंग्लिश स्कूल वही, कंस्ट्रक्टिविज्म अलेक्जेंडर वेंट, इनिशिएटिव आइडेंटिटीज एंड नॉर्म्स ऑफ फ्लूइड, बिल्कुल. ऑफेंसिव रियलिज्म मेयर शाइमो. सो अब देखो वेस्ट एशिया को एक पॉलिटिक्स समझते हैं कि क्या है वेस्ट एशिया. देखो एक तो होता है लिक्विड अलायंस, दूसरा होता है मल्टीपोलैरिटी. लिक्विड अलायंस में क्या होता है कि जो डोमेस्टिक रिजीम है, आप ये लिख सकते हो कि नाउ दी वेस्ट एशियन नेशंस आर गोइंग टुवर्ड्स लिक्विड अलायंस. लिक्विड अलायंस का मतलब होता है कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. पानी कैसा होता है? जैसा वेसल वैसा पानी. भाई वो कह रहे हैं कि हमारी जो अलायंसेज हैं वो फ्लूइड होनी चाहिए, अपॉर्चुनिस्टिक होनी चाहिए. मल्टीपोलैरिटी की मेन्यूज बढ़ाती है हमारे. अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मल्टीलेटरलिज्म अला कार्टे. भाई यही तो लिंक है कि मल्टीपोलैरिटी मेरे ऑप्शंस बढ़ा रही है. अगर मेरे पास बार्गेनिंग पावर है कि इधर से चाइना है, चाइना कह रहा है मैं तेल खरीदूंगा आपसे, आप बेचो तो सही. तो ओपेक से बाहर हो गया यूएई, कह रहा है मैं प्रोडक्शन करूंगा, आप खरीदो जितना खरीद सकते हो. अमिताभ आचार्य, मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड ऑर्डर. द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंगली मल्टीप्लेक्स, नॉट बाइपोलर और यूनिपोलर. ओवरलैपिंग कोलिशन डिफाइन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑर्डर. ओवरलैपिंग कोलिशंस क्या होती हैं अभी मैंने आपको बताया. अब्राहम अकॉर्ड, I2U2, IMAC, these all are overlapping coalitions. There is emergence of new partners like China, Russia, SCO. आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है? Now the nations are going for liquid, fluidic alliance, liquid alliance. इसको बोलते हैं हम fluidic. अमिताभ आचार्य के टर्म्स में इसको हम बोलेंगे, किधर गया, मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड ऑर्डर. चैलेंजेस क्या होंगे भाई? मिसकैलकुलेशन हो जाता है. नॉन स्टेट एक्टर्स, हाउथी, हजबुल्ला, इराक मिलिशिया, हमास, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं. यूएस का जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो आज भी क्रूशियल है. सो यू कैन नॉट रिप्लेस यूएस, यू कैन फाइंड ऑल्टरनेट टू यूएस. एलिट ड्रिवन होता है भाई. सो अब हमें जो समझ में आया कि जो मिडिल ईस्ट है बेसिकली, नाउ अगर मुझे ये पूरा आंसर डिकोड करना है 1 मिनट के अंदर, सो इस पूरे आंसर में मैं ये समझ सकता हूँ जो मेरे एग्जाम पॉइंट्स ऑफ से रेलिवेंस है. पहला, लिक्विड अलायंस की थ्योरी. मैं कीवर्ड्स यूज़ करूँगा कि नाउ द मिडिल ईस्ट इज मूविंग टुवर्ड्स लिक्विड अलायंसेस. मैं ये एग्जांपल्स यूज़ करूँगा, मैं ये थियरी की बैकिंग यूज़ करूँगा, मैं ये एविडेंस यूज़ करूँगा. चाइना ब्रोकर्ड सऊदी ईरान नॉर्मलाइजेशन. यूएई मेंटेन्स टाइज विद इजराइल व्हाइल डीपनिंग पार्टनरशिप विद चाइना. सऊदी जॉइंट ब्रिक्स. इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया, दे आर एंगेजिंग IMAC. भाई Saudi Arabia is partnering with India in IMAC. Russia retains defense and energy ties with despite, ठीक है. Strategic autonomy and multi alignment is defining the new world order. So the point is that now ये मेरा एक, मैं सिर्फ इसको क्वेश्चन की तरह क्यों ट्रीट करूँ? ये तो मेरा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है. आप समझिए, इससे अच्छा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपके पास हो ही नहीं सकता. क्या लिखेंगे हम भाई? हम तो ये लिखेंगे सीधा सीधा, द पोस्ट वॉर मिडिल ईस्ट इज विटनेसिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम रिजिड ब्लॉक अलाइनमेंट टू फ्लेक्सिबल इशू बेस्ड कोलिशन मार्किंग द कंसोलिडेशन ऑफ अ पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर. मैंने जितने भी क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं, मैंने ये बात हमेशा याद रखी है कि आप अगर क्वेश्चन पढ़ें तो वो क्वेश्चन ही आपके लिए इंपॉर्टेंस होगा. दिस इज द बेस्ट इंट्रोडक्शन दैट एंड अ कंक्लूजन दैट यू कैन हैव फॉर एनी आंसर ऑन मिडिल ईस्ट इन 2A और 2B. अगर इंडिया के ऑप्शंस भी आएंगे तब भी. ठीक, ये PDF ग्रुप में ऑलरेडी कल आ चुकी है, तो आप वहाँ से ग्रुप में देख लीजिएगा. PSIR थ्रू PYQ टेलीग्राम पे है. इधर लोगो भी लगा दिया है. ये है ग्रुप अपना टेलीग्राम पे, ये वाला सेम लोगो मिल जाएगा आपका. एक ग्रुप ये भी है. ठीक, चलो दूसरे सवाल पे आते हैं. इंडिया जापान. आई एम एक्सपेक्टिंग 1 क्वेश्चन ऑन इंडिया जापान. सो मैंने अब अगेन देखो, हम वो करेंगे जो हमारे काम का है. मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं आपको जापान इंडिया की हिस्ट्री पढ़ाने बैठ जाऊँ, है ना. आपके रेलेवेंस की नहीं है. जो काम रेलेवेंस की नहीं वो काम मेरे मतलब की नहीं. मैं वो करूँगा जो भाई ज़रूरत है मेरी. इंडिया जापान रिलेशन में आपको द शिफ्ट इज़
फ्रॉम ट्रेडिशनल बायलेटरलिज्म टू इंस्टीट्यूशनलाइज मल्टीलेटरलिज्म। PSIR में मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है? PSIR मार्क्स नहीं आ रहे क्योंकि हमारे पास कीवर्ड्स नहीं है। हमारे पास कीवर्ड्स क्यों नहीं है? क्योंकि हम जेनेरिक बातें लिखने बैठ जा रहे हैं। जब हम जेनेरिक बातें लिखेंगे तो हमारे पास कीवर्ड्स नहीं होंगे। So, मेरा सिंपल सीधा कीवर्ड है, द इंडिया जापान रिलेशन इज शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल बायलेटरलिज्म टू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मिनीलेटरलिज्म इन द इंडो पैसिफिक। इंडिया जापान का जो रिलेशन है, इट इज़ स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। ये भाई ये कीवर्ड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ जापान ने डिक्लेयर किया है, ये तो यूज़ करना ही करना है मुझे हर हालत में। देर इज स्मॉलर इशू स्पेसिफिक ग्रुपिंग, क्वाड है, SCRI है, एक्ट ईस्ट। India and Japan converge reflect the rise of institutionalized network in Amitav Acharya's multiplex world order। देखो मैंने इस बात का हमेशा ध्यान रखा है, मैं स्कॉलर से रिपीट करूँ, मेरी हमेशा से कोशिश ये रहती है, पिछली वीडियो में आप अगर मेरी देखी है तो, कि 4 स्कॉलर मैं 40 जगह बता दूंगा आपको, नॉट दी वाइस एंड वर्सा। 40 स्कॉलर 4 जगह नहीं, सिंपल अप्रोच, 4 स्कॉलर है मेरे, मैं 40 जगह यूज़ करूँगा तो मेरे लिए फ़ायदा पढ़ने का स्कॉलर, वरना क्या मतलब है यार, सी राजा मोहन तुम रटा मार रहे हो ना। एक बार इस पर नज़र डालेंगे कि ट्रेड $15 बिलियन था, अभी $27 बिलियन हो रहा है, 79% इंक्रीज है। ये देखो, ये GS के लिए भी है। आप क्या करना, ऑप्शन में भी कर सकते हो, अपने आप को हेजिटेट मत करना, ये एक डायग्राम बना देना ऐसा। ये पहले कितना था? 15 बिलियन, अभी कितना है? 27 बिलियन। यहाँ पे ईयर लिख देना 2020, यहाँ पे लिख देना 2025। इसे इंक्रीज कितना? 79% इंक्रीज। एग्जामिनर विल डेफिनेटली अवॉर्ड यू 0.5 marks extra on this piece of drawing only. These things are very small things to catch eye. Trade has increased by India Japan का अगर normal relationship भी उन्होंने पूछ लिया कि write about the areas of conflict and cooperation in India and Japan, अब trade is the area of cooperation. Trade is increased 79%. Structural asymmetry है, Japan is India's 10th largest partner, India's 22nd. Strategic convergence, ट्रेड इंटीग्रेशन हो रहा है। जापान का ODA कितना है? $52.7 बिलियन। FDI फ्रॉम जापान 44। ये सब GS के लिए फैक्ट्स हैं। आप अगेन पिछली जो मैंने आपको बताया थियरी, रॉबर्ट केविन, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। भाई देखो पिछले सवाल में जो बताया, एक चीज 4 जगह से सिखा रहा हूं मैं आपको बस। नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो कोऑपरेटिंग फॉर एक्ट ईस्ट, इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन। ठीक है, ये सब बहुत प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है, बट ये दीज फैक्ट्स आर मोर फॉर GS। बट आपको ब्रॉड एग्जांपल्स में यूज़ करने आने चाहिए कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट बताओगे तो आप बताओगे इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम है, जायका का क्यूमुलेटिव कमिटमेंट $314 बिलियन है। ये ऑप्शन में भी बहुत वैल्यूएट करके जाएगा आपका। टेक अवे क्या है भाई? टेक अवे ये है कि जियो इकोनॉमी कन्वर्ट अ पेरीफेरल बॉर्डर रीजन इनटू कनेक्टिविटी हब लिंकिंग बे ऑफ बंगाल टू सी। कितना बढ़िया आर्गूमेंट है। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या है? एक्सरसाइज मालाबार करते हैं हम, ठीक। उसके बाद में वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन मिनीलेटरलिज्म, जैसे क्वाड, SCRI, एक्ट ईस्ट, IPEF, I2U2, फ्रॉम बायलेटरलिज्म टू ओवरलैपिंग इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क। डीपनिंग कन्वर्जेंस हो रही है, देखिए ट्रेड बढ़ गया, 10 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट है, डिजिटल पार्टनरशिप है। क्रिटिकल इवेल्युएशन, ट्रेड की एसिमेट्री है, इंडिया की रैंकिंग लो है, इंडिया 22वां था, अभी हमने देखा। इम्प्लीमेंटेशन गैप है, बुलेट ट्रेन आज तक नहीं बन के दी। नो ट्रीटी अलायंस, क्वाड हैज नो बाइंडिंग ट्रीटी। चाइना फैक्टर, बोथ कंट्रीज मेंटेन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक टाइज विद चाइना। इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल हेजिंग। क्विक चैंगवी का आइडिया है ये। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, रेजिलियंस विल डिपेंड ऑन कंटिन्यूटी ड्यूरिंग फ्यूचर क्राइसिस। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस बट कंस्ट्रेन है। सो अगर मुझे ये आंसर लिखना है इंडिया जापान के ऊपर, सो मैं क्या क्या बताऊंगा? पहला मेरा इंट्रोडक्शन ये है, जस्ट अ सेकंड, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया ये हो गया मेरा दूसरा आर्गूमेंट कन्वर्जेंस। तीसरा हो गया जियो इकोनॉमिक्स स्टेट क्राफ्ट। चौथा हो गया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। मेरे पैराग्राफ देखिएगा बस, साथ में मैं ये थियरीज यूज़ करूँगा। थियरीज कौन सी यूज़ करूँगा भाई? मैं इंग्लिश स्कूल यूज़ करूँगा, अलेक्जेंडर वेन का कंस्ट्रक्टिविज्म यूज़ करूँगा, इवैलन गो का ओमनी एमनेशमेंट। ये थियरी बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे मार्केट में टीचर भी हैं जिन्हें ये थियरी नहीं पता, मैं बता दे रहा हूँ आपको। थियरी ये कहती है भाई कि इंगेज, हेज एंड इंस्टीट्यूशनलाइज विद इन मल्टीपल पावर, नॉट एक्सक्लूसिव अलाइनमेंट। यही तो कर रहे हैं वो भाई, 2+2 भी कर रहे हैं और
इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग भी कर रहे हैं, क्वाड बना लिया, IPEF में चले गए। काई हे का इंस्टीट्यूशनल बैलेंसिंग है, यूजिंग इंस्टीट्यूशन टू शेप चाइनाज बिहेवियर rather than form formal alliances. They are building pressure on China through institutions. Formal alliance करेंगे तो you will get in direct battle with China. And always remember, IR में आप कोई भी conclusion ऐसा मत लिखना कि now they should give a formal treaty shape, नहीं, it goes against the norm. चाइना को कोई ट्रीटी ऐसी बताओ जिसमें इंडिया के अगेंस्ट उसने डिक्लेयर कर दिया हो। चाइना आज तक कहता है कि CPEC का इंडिया से कोई मतलब नहीं है, जबकि सीधा सीधा मतलब है, बॉर्डर से जा रहा है। सो इन IR बी प्रैक्टिकल, ऑलवेज यूज दिस थिंकर, एवाइल एंड गो, बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा इसका। काई हे का इंस्टीट्यूशनल बैलेंसिंग, दे आर डूइंग इंस्टीट्यूशन बैलेंसिंग। क्वाड की जब भी एक्सरसाइज साउथ चाइना सी में होती है, इट इज टू डेटर चाइना। ऐसा नहीं है कि भाई चाइना से वॉर करनी, नहीं, इट इज इंस्टीट्यूशन बैलेंसिंग। कंक्लूजन क्या हो सकता है कि भाई इंडिया चाइना जापान का जो रिलेशन है since 2014 has demonstrated that how multilateralism partnership can combine institutional depth, geoeconomic statecraft and strategic balancing, reflecting multiplex world order। ये आपके लिए कोई रिवीजन है, अगर आप मीन्स दे रहे हैं इस साल का तो इसको एग्जाम से जस्ट पहले बस इतना रिवाइज कर लेना, अगर बशर्ते आपने ये पहले पढ़ा हुआ है। ठीक, एक क्वेश्चन मेरा प्रिडिक्शन है इंडिया जापान पर इस बार, क्योंकि जापान की पॉलिटिक्स में बहुत चेंज हुआ पिछले 6 महीने में, 2-3 तो PM बदल लिए उनके। ठीक, अब आते हैं तीसरे सवाल पे, ये थोड़ा सा बड़ा है, चलो ये पेपर 1 का है। ठीक है, इस क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, हम लिबर्टी वाला टॉपिक पूरा करने की कोशिश करेंगे। सो सवाल क्या है, लिबर्टी विदाउट लिमिट्स कोलैप्सेस इनटू आइदर एनार्की और इट्स ओन इरोजन ऑफ ऑर्डर, व्हाइल लिबर्टी कंस्ट्रेंड टू फार बाय द स्टेट कोलैप्सेस इनटू मेरे फॉर्मल फ्रीडम। मुझे इससे अच्छा इंट्रोडक्शन कोई लिबर्टी पे दिखा देना। अगर टॉपिक आए ऑन लिबर्टी, JS मिल ऑन लिबर्टी, हॉब्स ऑन लिबर्टी, मार्क्स ऑन लिबर्टी, इजाया बर्लिन ऑन लिबर्टी, हाना आरेंट ऑन लिबर्टी, अरे यार मैं तो ये लिख के आऊँगा ना भाई, लिबर्टी विदाउट लिमिट, मैं कंक्लूजन लिख दूंगा ना इसको। मैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसने पूछ दिया आर्टिकल 19, मेरे GS2 में आ गया, चलो आर्टिकल 19 आना ही आना है ना दोस्त, मैं तो ये लिखूंगा यार, लिबर्टी विदाउट लिमिट कोलैप्सेस इनटू आइदर एनार्की और इट्स ओन इरोजन ऑफ द ऑर्डर, वाइल लिबर्टी कंस्ट्रेन, अगर लिबर्टी रोक दी, स्टेट बहुत ज़्यादा कोलैप्स किया, कोलैप्सेस इनटू मेरे फॉर्मल फ्रीडम। मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा कंक्लूजन, मेरा पॉइंट ही है ये नोट्स को बनाने का, कि आप अगर कोई भी नोट्स पढ़ रहे हो भाई, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन है कि नहीं ऐसा लिख दिया क्वेश्चन हो गया काम, नहीं साहब ऐसा नहीं चलता। हॉब्स, लॉक और पॉजिटिव लिबर्टी, मैंने 3 डिबेट कवर करने की कोशिश करी है इस एक क्वेश्चन में, एंड आई एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन ऑन हॉब्स दिस ईयर, आई डोंट नो व्हाई, बट आई हैव अ गट फीलिंग ऑन हॉब्स। ठीक, ये इंट्रोडक्शन है। ये मैंने एक आर्टिकल था, ये बेसिकली द गार्जियन में आर्टिकल आया था, वहाँ से उठाया था। ठीक है, वेस्टर्न न्यूज़पेपर ऐसे अच्छे आर्टिकल लिखते हैं, इंडियन मीडिया तो गटर में ही है पूरी। ठीक है, arguing that too much government can become tyranny and warning against the erosion of rugged individualism। आप डायरेक्ट ये कोट यूज़ कर सकते हो एंडी कैसलर का, ही इज़ अ वेरी गुड स्कॉलर ऑफ पेपर 1। जस्ट अ सेकंड, एंडी कैसलर, he says that too much government can become tyranny and warn against the erosion of rugged individual by contemporary collective politics। While polemical rather than scholarly, this piece is a useful primary text precisely। ठीक है, liberty is a value that demand both protection of power and condition of meaningful exercise। now debate क्या है, हॉब्स के लिए क्या थी लिबर्टी भाई, स्टेट ऑफ नेचर, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल थी, अनकंस्ट्रेन्ड नेचुरल लिबर्टी लीड्स टू chaos, लिबर्टी विदाउट लिमिट्स लीड्स टू एनार्की, टू एस्केप दिस कंडीशन इंडिविजुअल सरेंडर कर देगा, सोवरेन पावर आ जाएगी, लेविएथन जो अनडिविजिबल होगी, अनलिमिटेड होगी। फॉर हॉब्स ऑर्डर इज द प्री कंडीशन ऑफ लिबर्टी नॉट हिज एनिमी। हॉब्स के लिए क्या है भाई, हॉब्स का कंसेप्ट है कि लिबर्टी विदाउट अथॉरिटी कोलैप्स इनटू chaos। ठीक है, ये है हॉब्स का कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम और नेचुरल राइट्स का कंसेप्ट। लॉक ऑन द अदर एंड, लॉक सेज लिबर्टी प्री एग्जिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज अ ट्रस्ट बाउंडेड बाय द लॉ ऑफ रीजन, राइट्स एंड वेयर अनदर बिगिन। If government become tyrannical, people have the right to resist। लॉक का लिबर्टी है, इट एंटिसिपेट व्हाट बर्लिन कॉल्स एज नेगेटिव लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। अथॉरिटी एग्जिस्ट टू सीक फ्रीडम। ठीक, अब
हॉब्स का जो फियर है, वो लिबर्टी जो है वो स्टेट को पावर दे के आ रही है, लॉक की लिबर्टी इंडिविजुअल को पावर दे के आ रही है। अगर ये मैं इसलिए बताया आपको डिटेल में क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। जैसा भी ऑब्वियसली वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है पेपर एआई से बना लें इस बार का, और जब एआई बनाता है तो फिर एआई हकता है अच्छा खासा, हमने तो प्री में भी देखा है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना है इस बात की कि पेपर 1 एआई से बनाएंगे वो लोग। जब एआई से बनेगा तो फिर यही ऊट पटांग सवाल आएंगे। इज़ाया बर्लिन का कॉन्सेप्ट है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी का। भाई नेगेटिव लिबर्टी क्या है? फ्रीडम फ्रॉम। पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? फ्रीडम टू, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। आई एम फ्री इफ अदर्स डोंट इंटरफेयर विद मी। इधर फ्रीडम टू बिकम माई ऑथेंटिक सेल्फ। इज़ाया बर्लिन का आर्गूमेंट है द परसूट ऑफ ट्रू फ्रीडम कैन जस्टिफाई कोर्जन एंड एपिस्टेमिकली एडवांटेज ग्रुप। एवरीथिंग इज वॉट इट इज, लिबर्टी इज लिबर्टी, नॉट इक्वलिटी और जस्टिस। ठीक। इज़ाया बर्लिन के बाद में देखो एक गेराल्ड मैकलम का कॉन्सेप्ट है, इनका ट्राइंगल है बेसिकली। इनका ये ट्राइंगल का बड़ा अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट है, मुझे भी कुछ दिनों पहले पढ़ा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। ही सेज दैट एवरी लिबर्टी क्लेम इन्वॉल्व्स 3 एलिमेंट। एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू जेड। समझ गए कि भाई मैं, जस्ट सेकेंड, आप कहीं भी इसको दिखाना, गेराल्ड मैकुलम कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कहा कोई भी लिबर्टी है, कोई भी आइडिया है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, 3 एलिमेंट होते हैं कि एक्स जो है वो वाई से फ्री है जेड काम करने के लिए, मैं स्टेट से फ्री हूं प्रोटेस्ट करने के लिए। सो ही सेज दैट एवरी लिबर्टी क्लेम इन्वॉल्व्स 3 एलिमेंट, हु इज डूइंग, फ्रॉम whom he is free, and to do what he is free. It is a very unique concept. ठीक। गेराल्ड मैकुलम। क्वांटम स्कीनर तो सब जानते ही हैं। क्वांटम स्कीनर का क्या आइडिया? लिबर्टी इज नॉट मेरी नॉन इंटरफेरेंस बट एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री डोमिनेशन। फिलिप पैटेट, इनका आइडिया है दैट नॉन डोमिनेशन का आइडिया है, वन में बी अनरेस्ट्रेन्ड येट डोमिनेटेड, रिक्वायर्स रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेक। ठीक है, नॉर्मल है। टी.एच. ग्रीन तो पता ही है, कार्ल मार्क्स का आइडिया भी पता ही है हमको, रॉल्स अमर्त्य सेन के सारे आइडिया पता है हमको। ये जस्ट रिवीजन के लिए है, मैं रिपीट नहीं करूँगा क्यों बिना बात टाइम वेस्ट करना, ये सब ग्रुप में पड़ा हुआ है। बस ये पेज आपको इसलिए बनाया मैंने कि अगर वो आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछें कि ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ, उन्होंने ये पूछा हुआ है 2024 में कि व्हाट डज द वर्ड पॉलिटिक्स मीन्स, पूछ सकते हैं व्हाट डज द वर्ड लिबर्टी मीन्स। तो ये पूरी लिबर्टी की हिस्ट्री है, ये क्विक रिवीजन के लिए है। आप यहाँ से स्कॉलर उठा सकते हो, गेराल्ड मैकुलम, फिलिप पैटेट उठा सकते हो आप, फ्रेडरिक हायक, नॉजिक, ठीक है नॉजिक होते हैं हमेशा, कैरोल पाटमैन उठा सकते हो आप यहाँ से। कुछ कोट्स हैं अच्छी जो ऐसे के लिए बड़ी काम की हैं। लिबर्टी इज नॉट अ मीन्स टू डू टू अ हायर पॉलिटिकल एंड, इट इज इटसेल्फ द हाईएस्ट पॉलिटिकल एंड। फ्रीडम इज ऑलवेज द फ्रीडम ऑफ दोज हु थिंक डिफरेंटली। ना लिबर्टी में क्या है भाई? टू मच लिबर्टी विदाउट लिमिट। हॉब्स कहेगा एनार्की आ जाएगी, मार्क्स कहेगा मार्केट है। बैलेंस लिबर्टी, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम आर्बिट्री। अगर टू मच कंट्रोल हो जाएगा तो बर्लिन कहेंगे भाई पैटर्नलिज्म है, नॉजिक कहेंगे एवोल्यूशन ऑफ राइट्स है। ये कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, एक बार इनको देखते हैं। ये सारा क्विक रिवीजन के लिए बनाया मैंने। देखो अब यहाँ से सिलेबस रिवाइज करना और ये देखना पीवाईक्यू आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं। नंबर 1, हॉब्स लॉक डिबेट ऑन लिबर्टी आ सकती है कि नहीं आ सकती है? 100% आ सकती है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, PYQ, इज पॉजिटिव लिबर्टी मोर डेंजरस देन नेगेटिव लिबर्टी? 100% प्रोडिक्शन है इस सवाल की। तो हाउ डज रॉल्स डिफरेंशिएट लिबर्टी फ्रॉम इट्स वर्थ? ठीक है, ये मैं मानूंगा कि रॉल्स में जो जस्टिस ही पूछते हैं जनरली। डज द वेलफेयर स्टेट एनालिसिस और लिमिट्स लिबर्टी? ये शैलो टॉपिक है, छोड़ सकते हैं। एग्जामाइन विच इज़ाया बर्लिन्स वार्निंग अगेंस्ट द परस्यूट ऑफ लिबर्टी, ये वाला क्वेश्चन PYQ से लिंक हो जाएगा सेम। मैकलम आर्ग्यूज दैट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी डिस्टिंक्शन इन लिबर्टी इज ओवरस्टेटेड, डिस्कस। मैकलम उन्होंने अब तक नहीं पूछा है, दे कैन आस्क। इज लिबर्टी पॉसिबल विदाउट एड्रेसिंग इकोनॉमी इनइक्वालिटी? एग्जामाइन। 100% PYQ पे जाएगा ये। ठीक। सो मैंने आपको 4 सवाल बताए इसमें जो 100% प्रोडिक्शन में बैठ सकते हैं लिबर्टी के टॉपिक पे। लिबर्टी से वैसे भी ये सवाल आ रहा है, लास्ट ईयर ये आया था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव। बड़ा बाउंसर लगा था कि यार मल्टीकल्चरलिज्म में क्या फिट बैठाएंगे, ये ऐसे बाउंसर पूछते हैं। सो
चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, अभी आज के लिए 3 सवाल ही करते हैं। टोटल अभी 6 सवाल मैंने ग्रुप में भेज दिए हैं। 6 के 6 पढ़िएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा, सारे सवाल एक्सप्लेन हो जाएंगे। पूरा पीडीएफ पढ़ने में आपको 30 से 60 सेकंड लगेगा वीडियो देखने के बाद। ठीक, पूरा रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना। कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना, ग्रुप में आ जाओ जल्दी फटाफट। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।